नमस्कार साथियों, मैं गौरव कुमार क्रांति की दस्तक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। 18वीं लोकसभा चुनाव का आयोजन हमारे देश में हो रहा है। गोंदिया भंडारा लोकसभा सीट पर 18 कैंडिडेट खड़े हुए हैं। उन्हीं में से एक निर्दलीय कैंडिडेट से आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं। विलास राव जी, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ऐसे क्या मुद्दे रहेंगे जिस पे आप ये चुनाव में खड़े हुए हैं? देखिए, मैं पिछले 26 सालों से बहुजन समाज पार्टी में कार्यरत हूँ जी। और सक्रिय रूप से मैं फोर फ्रंट से मैं काम करता रहा हूँ। कई पदों पर जिले शुरुआती दौर में जिले का महासचिव रहा, फिर जिले का अध्यक्ष बना, फिर प्रदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया, फिर विदर्भ का कोऑर्डिनेटर बनाया गया। अभी हाल ही में मैं कुछ दिनों पहले तक प्रदेश सचिव भी रहा हूँ, पुनः नवनियुक्त कमेटी में एक 4 महीने पहले तक। मतलब निरंतर मैं अपनी सेवाएं पार्टी की तरफ देता रहा हूं और बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी मन में कोई भावना रखते हुए, निस्वार्थ रूप से। अब जब इलेक्शन आया है और ये कई सालों से पिछले चुनाव के समय भी ये चीज़ें हुई हैं, ये बार बार पुनरावृत्ति हो रही हैं। अब जब इलेक्शन का समय आया और उम्मीदवारों के बारे में छानबीन और स्क्रीनिंग होने लगी, हमसे कहा गया कि भाई पार्टी से कोई उम्मीदवारी अगर चाहता है या फिर हमारी विचारधारा से ताल्लुक़ रखने वाले लोग अगर मजबूत उम्मीदवार यदि कोई मिलते हैं तो हमने ज़रूर उस पर प्रयास करना चाहिए। तो हमें निर्देश दिए गए थे, हम भी उस दिशा में काम कर रहे थे। एक हमारे साथ जो बहुत पहले समय में लगे हुए थे बहुजन समाज पार्टी से, जो विधानसभा में चुनाव भी लड़ चुके थे हमारे पार्टी से, हमने उनको प्रत्याशी के तौर पर आगे भी बढ़ाया था, इस समय भी आगे बढ़ाया था। हमने हमारे प्रदेश के प्रभारी जो दिल्ली से कोऑर्डिनेटर आए हुए, उन्होंने इंटरव्यू किया, हमारा भी इंटरव्यू किया, सारी चीज़ें हुई। इंटरव्यू में उन्होंने प्रत्याशी के बाहर निकलने के बाद हमको संकेत भी दिए कि भाई हाँ ठीक है, सही प्रत्याशी है। ये सारी चीज़ें होने के बाद, नाम तो मेरा भी था, मेरा भी इंटरव्यू हुआ, ये सारी चीज़ें होने के बाद अचानक से जब आप ये कह रहे हैं, सारे लोगों को ये पता था कि हमारे पार्टी का प्रत्याशी कौन होने वाला है, अचानक से ऐसी क्या बात हो गई कि आप भारतीय जनता पार्टी से आयात करके प्रत्याशी लाते हो? अब आप इतना भी उचित नहीं समझते कि उससे इस्तीफा दिलवा देते या भारतीय जनता पार्टी वाले उसको निष्कासित कर देते? आप इकट्ठा बिल्कुल तुरंत लेकर आते हैं वैसा का वैसा ही और पार्टी में उसको लाकर टिकट दे देते हैं। तो ये आप ये कहना चाहते हैं कि जो अभी बीएसपी के जो उम्मीदवार है लोकसभा यहाँ से, तो वो एक कठपुतली उम्मीदवार है भाजपा के? भैया, कठपुतली नहीं, ये प्लांट किया हुआ आदमी है। और मैं ये कहता हूँ, इसके पीछे, पर्दे के पीछे बहुत तगड़ा पैसे का व्यवहार हुआ है जी। ठीक है कि नहीं? हमारी कोई जिद नहीं थी हम चुनाव लड़ेंगे, ये हमारी जिद नहीं थी। विषय ये था कि प्रत्याशी उम्मीदवार जो है योग्य होना चाहिए, सही होना चाहिए। लोग मतलब पार्टी फोरम पे जो लोग जिसको पसंद करते हो वैसा भी तो होना चाहिए। आप उससे पूछो, जो प्रत्याशी अभी जो चुनाव लड़ रहा है उसको ये नहीं पता लोकसभा लड़ रहा है कि विधानसभा लड़ रहा है, भंडारा गोंदिया विधानसभा का उम्मीदवार हो बोलता है। समझ रहे हैं आप? तो ये सब चीज़ें क्या पता है उनको, क्या उनकी पृष्ठभूमि है। बहन जी ने तो आदेश दिया था कि बहुजन समाज की विचारधारा से सहमति रखने वाले लोगों को या मिलते जुलते लोगों को टिकट दिया जाए। भाई, वो जो कल तक जो महामंत्री थे भारतीय जनता पार्टी के, उनका क्या लेन देन है फुले शाह अम्बेडकर के मूवमेंट से? तो ऐसे आदमी को यदि आप टिकट देंगे तो स्वाभाविक बात है कि कार्यकर्ताओं में रोष तो होगा, ठीक है कि नहीं? और यही एक कारण है कि मेरे गुस्से का या मेरे चुनाव लड़ने का जो कारण, मैं गुस्से में नहीं बल्कि मैं बहुत सोच समझ के, क्योंकि ये हमको सिखाया गया है पार्टी में कि भाई गलत है तो गलत को गलत कहने की हिम्मत रखो जी, है ना। और अगर हमको पार्टी में ये ट्रेनिंग दी गई, सिखाया गया, फुले शाह अम्बेडकर में ये बात तो बहुत ताकत से सामने आती है कि गलत अगर कहीं हुआ है तो उसको गलत कहा जाए। अगर हम ही गलत नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा भाई? और मुझे ये बताइए, इलेक्शन है, इलेक्शन जो नंबर्स का गेम है, अब सारे लोग जाति का समीकरण और ये सब चीज़ें देखकर टिकट देते हैं। तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि भाई
यहाँ पर इस क्षेत्र में दूसरे नंबर की कम्युनिटी है सर्वाधिक संख्या वाली हमारी कम्युनिटी जी। ठीक है कि नहीं? अभी जो दोनों प्रत्याशी जो चुनाव लड़ रहे हैं उनकी संख्या पहले नंबर पर है, ठीक है कि नहीं? हम दूसरे नंबर की कम्युनिटी है। हम दूसरे नंबर की कम्युनिटी होकर भी हमारी कहीं कोई पूछ परख नहीं है। कांग्रेस बीजेपी की तो छोड़ दीजिए, हमारी पार्टी होने का जो दावा करती है वो नीले झंडी वाली पार्टियां भी यदि ऐसा बर्ताव करती हैं, ये सही नहीं है। बराबर है कि नहीं? आप जो पूछ रहे थे कि आप लड़ रहे हैं, आपका क्या कारण है और आपका क्या मतलब क्या उद्देश्य है, तो मैं ये कहना चाह रहा था, इस चुनाव के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि भाई 5.5 लाख या जो उससे ऊपर जो थोड़ा अधिक होंगे, ये जो दोनों प्रत्याशी जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनका एक बार कुछ समय पहले इसी लोकसभा क्षेत्र में एक निर्दलीय एक प्रत्याशी ने बगावत करके एक टोकरी के निशान पर एक बार चुनाव लड़ा था। उसके कम्युनिटी ने, उसके समुदाय ने उस टोकरी में 2.5 लाख वोट डाल दिए। 2.5 लाख वोट डाल दिए। उस दिन से पूरे क्षेत्र में ये हो गया कि भाई इनसे पंगा लेकर कोई पार नहीं पा सकता। उस दिन से आज तक सारी पार्टियां पलक पावड़े बिछाकर उनका इंतजार करती हैं। हर कोई टिकट देने तैयार है। वो 2 ने टिकट दिया, फिर भी तीसरा भी आदमी टिकट देने तैयार, तीसरी भी पार्टी टिकट देने तैयार बैठी रहती है उनको। ठीक है, हम में और उनमें 1 लाख वोटों का अंतर है। हम में और उनमें 1 लाख वोटों का अंतर है। और जबकि हमारा मूवमेंट तो माइनॉरिटीज़ के साथ, आदिवासियों के साथ, गोवारियों के साथ, यहाँ बड़े पैमाने पे वो लोग भी रहते हैं। हम लोग उनमें, हमारा बरसों से काम है, तो हम और उनको मिला दिया जाए तो ये चुनाव की दिशा और दशा बदल सकते हैं हम जी। बराबर है कि नहीं? लेकिन ये सब कुछ नहीं होता है। और इसीलिए मैंने कहा कि चुनाव के माध्यम से मैं बताऊंगा अपने लोगों को कि भाई 1 लाख का तो अंतर है। हम कुर्सी पर बैठ नहीं सकते, हिला तो सकते हैं, हिला नहीं सकते, डरा तो सकते हैं। अगर इतना भी नहीं करेंगे तो मैं आपके क्रांति की दस्तक के माध्यम से मेरे समाज बंधुओं से और इस क्षेत्र की जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि भाई इस लायक तो बनो। कभी तो आपको एक तरफ खड़ा दिखना पड़ेगा, होना पड़ेगा, आपको अपनी मजबूती दिखानी पड़ेगी। सवाल मेरा नहीं है, राजनीति में मेरे बाद जितने भी लोग आएंगे, जो नए लोग आएंगे, युवा लोग आएंगे, भाई आपको जब स्पेस ही नहीं मिलेगा तो आप क्या करेंगे? तो स्पेस अगर निर्माण करना है तो कोई आपको लाके नहीं देगा, कोई आपको मुफ्त में नहीं देगा, आपको दिखाना पड़ेगा, आपकी एंटिटी आपको दिखानी पड़ेगी। इसलिए मैं जनता तक जाकर ये बात समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। सर, एक निर्दलीय कैंडिडेट का ऐसा विचार आता है जनता के मन में कि जो पार्टी से खड़ा होता है उसे पार्टी चुन के भेजती है, लेकिन जो निर्दलीय कैंडिडेट खड़ा होता है वो उस पार्टी के वोट काटने के लिए खड़ा होता है। भाई ये जो समझ जो है, देखिए ये परसेप्शन का खेल है। लोग क्या बताते हैं, क्या बनाते हैं। निर्दलीय लोग चुनाव नहीं जीतते, ऐसी बात नहीं है। अमरावती में चुनाव जीत चुके हैं, सांसद का चुनाव जीत चुके हैं। बराबर है कि नहीं? और भी कई मैं उदाहरण आपको दे सकता हूँ। सवाल ये नहीं है कि वोट काटने के लिए, विषय ये है कि आप कितनी ताकत से खड़े रहते हैं, आप अपने विचारों को कितने लोगों तक पहुँचा पाते हैं, कितना आप कन्विंस कर सकते हैं, आप कितना अपने नैरेटिव से लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। ये सवाल है। तो इसमें वोट काटने का विषय नहीं है। वोट काटने का अगर विषय होता तो आप बताइए, पिछली बार तो विधानसभा में कांग्रेस ने कितना वोट लिया भाई? 8,000। तो वोट काटने के लिए कांग्रेस खड़ी हुई थी क्या? बताइए। अभी जो कांग्रेस पार्टी से जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, अब स्थिति ऐसी आपको लगता है कि अब वो जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? वो तो पहले दिन से ऐसा लगता है कि भाई उन्होंने वॉक ओवर दे दिया है। तो ये सब चीज़ें, ये सब परिस्थितियाँ देखिए, वो अपने सहूलियत के हिसाब से नैरेटिव सेट करते हैं। ठीक है कि नहीं? कांग्रेस को लगता है तो वो अपने हिसाब से नैरेटिव सेट करती है, भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से नैरेटिव देती है। इसका मतलब ये नहीं है। मतलब सवाल ये है कि निर्दलीय प्रत्याशी जीत नहीं सकता, ऐसी बात नहीं है, गलत बात है। देश की मीडिया, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है खासकर, वो टीवी पे सिर्फ 2 ही पार्टियों को बताती रहती, भाजपा और कांग्रेस। इसका मतलब वो किसी भी निर्दलीय कैंडिडेट को योग्य नहीं मानती। क्या कहेंगे इस विषय में आप? देश की जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो भी बनी हुई है। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके बारे में पूरे देश को पता है जी। ठीक है कि नहीं? सारा देश इस बात से अब भली भांति अवगत हो चुका है, परिचित हो चुका है। अभी जर्नलिज्म नाम की कोई चीज़ कम से कम मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो रही नहीं। सब एलो जर्नलिज्म हो गया है जी। जो पैसा देगा, कांग्रेस भी पैसा देती है। उन्होंने तो बाइकआउट किया था ना, बाइकआउट किया। फिर उन्हीं के साथ हेलीकॉप्टर में, हवाई जहाज में उड़कर उनको इंटरव्यू दे रहा हूँ। ऐसी क्या मजबूरी है भाई?
वो भी पैसा देते हैं, उनका भी एडवर्टाइजमेंट चलता है। भारतीय जनता पार्टी ने तो आधी से ज़्यादा, मैं कहता हूँ लगभग 90%, 99% तो मीडिया खरीद रखा है। ये बोलने में कोई हर्ज नहीं है। आप टीवी खोलो तो आप सुबह शाम आप देख लीजिए, ठीक है कि नहीं। मैं कई लोगों से जब क्षेत्र में मिलता हूँ, चर्चा करता हूँ, लोग कहते हैं यार, मैं कहता हूँ भाई टीवी में खबरें, वो कहते हैं यार टीवी जूता मारने की इच्छा होती है, टीवी को जूता मारने की इच्छा होती है, ये सोच के नहीं मारते कि अपने टीवी का नुकसान हो जाएगा, फूट जाएगा। ये क्रेडिबिलिटी है मेन स्ट्रीम मीडिया की, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया की। तो विषय ये नहीं है वो क्या दिखाते क्या नहीं दिखाते, वो खबर नहीं दिखाते हैं, वो खबर नहीं दिखाते हैं, वो खबर के नाम पे स्पॉन्सर प्रोग्राम दिखाते हैं। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसको दिखाते हैं किसको नहीं दिखाते हैं, ठीक है कि नहीं, क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी पे अभी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या दिखाते हैं क्या नहीं दिखाते। सर, आपकी जैसे एक निर्दलीय कैंडिडेट है वीरेंद्र जायसवाल जी, तो उन्होंने अभी एक एफिडेविट भी जारी किया था जिसमें ये कहा था कि मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के विरोध में और नरेंद्र मोदी के विरोध में खड़ा हुआ हूँ। तो आपको भी भारतीय जनता पार्टी से किसी से ऐसी नफरत है या फिर सिर्फ आपकी पार्टी ने किसी और उम्मीदवार को खड़ा किया? देखिए, अब उन्होंने क्या एफिडेविट किया और क्यों, वो उनका विषय है, उसके बारे में मैं कुछ बोल नहीं सकता, बता नहीं सकता। रहा सवाल मेरा, तो मुझे एफिडेविट देने की ज़रूरत नहीं है। मैं पिछले 26 सालों से बहुजन समाज पार्टी में काम करता आया हूं, काम करता रहा हूं, और मनुवादी ब्राह्मणवादी ताकतों के खिलाफ मैं खुलकर 26 साल, आजकल जो लोग जो अलग अलग बातें, बहुजन की बात और ये बात और संख्या की बात और भागीदारी की बात कर रहे हैं, हम तो पिछले 26 साल से वो चीज़ें बता रहे हैं। ये हमारे लिए नई नहीं है। तो हमारा स्टैंड सबको पता है, जितनों को भी पता है उनको सबको पता है। हम भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बराबर के विरोधी है। हम भारतीय जनता पार्टी को ही नहीं, हम कांग्रेस को भी जो है, हम एक सिक्के के दो पहलू समझ के चलते हैं, ठीक है कि नहीं। और ये बात सच है, ये हम समझ, हमारी समझ नहीं है, ये सत्य भी है। भाई भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाने का काम कांग्रेस ने किया, देखा जाए तो मूलतः यदि देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाने का काम कांग्रेस ने किया, बहुजन मूवमेंट को खत्म करने का काम कांग्रेस ने किया, अंबेडकर मूवमेंट को रोकने का काम कांग्रेस ने किया, नहीं किया ऐसी बात नहीं है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी का तो 10 साल से आप देख ही रहे हो, आप 10 साल से देख ही रहे हो भारतीय जनता पार्टी का। तो मेरा बेसिकली, मैं तो चुनाव में 2 ही कारणों से आया हूँ। मैं बताता हूँ आपको कि पहला तो ये कि भाई समाज, आप मेरे समुदाय के लोग कम से कम इतने जागरूक तो हो जाए कि कल को दे भैया, एक टिकट का सवाल है, वार्ड मेंबर बनना है, जिला परिषद बनना है, कुछ भी बनना है, तो पार्टी को हाथ फैलाने की क्या जरूरत है भाई। आप एक तरफ ताकत से खड़े हो जाओ, लोग तुम्हारे दरवाजे चल के आएंगे, ठीक है। और दूसरा मेरा ये था कि भाई चुनाव के माध्यम से मैं ये पूछ सकूँ, भैया 15 लाख का क्या हुआ मेरे? जी, जो 15 लाख की गारंटी थी। आप सीधे नरेंद्र मोदी जी पे टारगेट कर रहे हैं? नहीं, ठीक है ना, नरेंद्र मोदी जी को टारगेट करने का विषय नहीं है। और अगर नरेंद्र मोदी जी टारगेट होते हैं तो उन्होंने ये जिम्मेदारी स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री के तौर पे ही उन्होंने ये मतलब ये वादे किए थे 15 लाख रुपए। ठीक है, 15 लाख रुपए का क्या हुआ भाई? अभी गारंटी दे रहे हैं, आपको गारंटी देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि आपने कोरी बकवास की, झूठ बताया, जुमलेबाजी की, इसलिए आपको गारंटी चिल्लाना पड़ रहा है। लेकिन 15 लाख की गारंटी का क्या हुआ? पहले उसका हिसाब तो दे दो। फिर वो 2 करोड़ नौकरियों का क्या हो गया? महंगाई बेशुमार है। वो एक सिलेंडर गर्ल बताती थी रोज आकर 400 रुपए में सिलेंडर मिलेगा, ठीक है कि नहीं। एक पेट्रोल बॉय भी आके बता रहा था कि 45 रुपए में पेट्रोल बेचेंगे। वो पेट्रोल बॉय, वो सिलेंडर गर्ल, ये 2 करोड़ नौकरियां, 15 लाख, भाई इसका हिसाब कौन लेगा? इसका हिसाब कौन देगा? ये नाम नहीं ले रहे आप दोनों का। भाई देखो, सबको पता है सिलेंडर गर्ल जी, है ना, जो अभी अमेठी में फिर से आप देखेंगे तो। और वो पेट्रोल बॉय, वो जो अपने आप को योग गुरु कहते हैं, जी जी, ठीक है कि नहीं। तो ये लोग जो है, यही लोग प्रचार करते थे ना जी, ठीक है कि नहीं। तो और प्रधानमंत्री बता रहे थे, बाद में उनके एक मिनिस्टर ने कहा भी यार ये तो जुमले हैं। तो या तो प्रधानमंत्री बता दे कि नहीं भाई सच में वो जुमले थे, और नहीं तो हम तो पूछेंगे भाई 15 लाख रुपए का क्या हुआ? 15 लाख तो दे दीजिए। अभी बता रहे भारत को दुनिया की तीसरी शक्ति बनाएंगे। अरे 140 करोड़ लोगों में 80 करोड़ लोग 5 किलो पे जिंदा हैं, 5 किलो अनाज पे। जी, प्रधानमंत्री बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि 10 साल में बस इतना सा विकास। अरे इतना सा क्या, इतना ही बाकी रख दिया तुमने देश को। 10 साल में तुमने इतना सा ही बाकी रख दिया, बाकी सब तो बराबर कर दिया। जिस देश में 140 करोड़ लोगों में से 80 करोड़ लोग
सरकार की दया पर 5 किलो अनाज पर जिंदा रहने के लिए मजबूर हो जाए, वो देश तरक्की करेगा, विकास करेगा, ये विश्वगुरु बनेगा। सर आप विरोध कर रहे हैं, लेकिन पिछले 2 टर्म में जी 2014, 2019 दोनों बार वे प्रधानमंत्री बने हैं सर देश के। देखिए, और तीसरी बार फिर खड़े हैं सर इस बार। नहीं, ठीक है, तीसरी बार भी हैं। अब देश की जनता समझ चुकी, देखिए कैसा है। आप देखिए, जब पानी का बहाव जब होता है, आप नदियाँ पार कर रहे होते हैं, तो धीरे धीरे जब गहराई तक जाते हैं, आपको पानी का अंदाज़ा नहीं होता, तब तक तो आप चलते जाते हैं। लेकिन पानी जब गले से ऊपर और नाक तक आ जाए, नाक से ऊपर जाने लगे, तो हाथ पैर मारते कि नहीं? मारते हैं ना। आज देश की जनता को अंदाज़ा आ गया, हमारी क्षेत्र की भी जनता को अंदाज़ा आ गया। अरे वो जो खुद उनके तरफ से जो घूम रहे हैं ना, उनको भी पता है। तकलीफ यह है कि वो बोल नहीं सकते, वो कारनामा दिखाएंगे आपको ईवीएम में। तो अभी पूरे देश में हाहाकार मचा है, क्षेत्र में भी हाहाकार मचा है। अभी सब लोग हाथ पैर मार रहे हैं, सबको समझ में आ रहा है। भाई ठीक है, मोदी जी के बातों से पेट नहीं भरने वाला है, मोदी जी के बातों से किसी को रोजगार नहीं मिलने वाला है, मोदी जी के जुमलों से महंगाई घट नहीं रही है, ठीक है कि नहीं? तो जनता, देखिए वैसे भी ये कहावत है कि आप कुछ लोगों को कुछ समय के लिए बेवकूफ़ बना सकते हैं। आप बहुत से लोगों को थोड़े समय के लिए बेवकूफ़, बहुत से लोगों को भी थोड़े समय के लिए बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन सारे लोगों को सारे समय के लिए आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते, ठीक है कि नहीं? तो इन्होंने पहली बार बना दिया, लोग चक्कर में आ गए, ठीक है कि नहीं? वो तो कांग्रेस के पाप थे जो मोदी जी सरकार में आए, वरना इनको, आपको तो पता है, कोई इनको भारत के बाहर कोई अपने देश में आने नहीं देता था, वीज़ा नहीं देते थे, पता है ना आपको? ये इनकी प्रतिमा थी, ठीक है कि नहीं? अब इसलिए उन्होंने सारा मीडिया खरीद कर अपनी प्रतिमा, इमेज बिल्डिंग में 10 साल लगाए उन्होंने, बस दूसरा कुछ नहीं। और उसके बाद भी देखो तो क्या है, तो ढाक के 3 पात, कौन नाम लेते? सर बीच में आपने अभी ईवीएम का जिक्र किया, तो अभी हमारे गोंदिया भंडारा के ही काफ़ी ऐसे गांव हैं, वहाँ पे ईवीएम का विरोध हो रहा है, और वो मतलब ये कहते हैं कि हम बैलेट पेपर का सहयोग, मतलब समर्थन करते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि ईवीएम हैक होती है? देखिए, मशीनरी यदि है तो हैक नहीं होने का कोई विषय नहीं है। जब चंद्रयान अगर पृथ्वी से कंट्रोल किया जा सकता है, तो ईवीएम, ये सामने मेरे घर के सामने बूथ लगता है, 200 मीटर से हैक नहीं हो सकती क्या? हो सकती है ना। टेलीफोन हैक हो जाए, मोबाइल हैक हो जाते हैं, सॉरी टेलीफोन बोलो, मोबाइल हैक हो जाते हैं, होते हैं ना। तो ईवीएम नहीं हो सकती, ईवीएम टेम्पर नहीं हो सकती, छेड़छाड़ नहीं हो सकती, ऐसा कोई विषय नहीं है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी ईवीएम चिल्ला के कोई फ़ायदा नहीं है। भाई जिन्होंने ईवीएम लाया वो क्यों नहीं चिल्ला रहे, और चिल्ला रहे तो अभी क्यों चिल्ला रहे, ठीक है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी ईवीएम चिल्ला के आपको डिमोरलाइज होने की ज़रूरत नहीं। और इतना अंधा कारोबार है क्या? पहली बात तो पूरे देश भर में यह आग लगी हुई है ईवीएम के मामले को लेकर। अभी सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई है, पता नहीं क्या आदेश देने वाले। तो कुछ लोगों ने मांग की है कि भाई वो जो वीवीपैट में जो पर्ची निकलती है उसकी भी गिनती करवाई जाए। अगर वो आदेश दे दिया जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, मिलान हो जाएगा, ठीक है कि नहीं? और यदि वैसा हो गया, अब देखिए कैसा है, ये प्रोपेगेंडा करके ये डिमोरलाइज करने का विषय है, ये डिमोरलाइज हो जाएंगे। मैं ये कहता हूँ डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं। आप जैसा भी हैं, मैदान में आ गए, उतर गए, तो अब आप ये शिकायत मत करिए कि सामने वाला पहलवान तो तेल लगा के आया जी, हाथ से छूट गया तो मैं क्या करूँ। अब वैसा नहीं, अब लड़ाई लड़नी होगी, अब ताकत से लड़ाई लड़ो। वो क्या है, ईवीएम कैसा है क्या है, वो बाद में देखा जाएगा। ऐसा मेरा ऐसा मानना है, डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं। ईवीएम, हाँ ये बात सत्य है कि ईवीएम हैक नहीं हो सकती, टेम्पर नहीं हो सकती, ऐसा कोई विषय नहीं है, हो सकती है। ईवीएम संदेहास्पद है, और लोकतंत्र में संदेहास्पद कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। सर ये जो चुनाव हो रहे हैं, अंततः एक प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, तो ऐसे आपके कोई चहेते उम्मीदवार जो प्रधानमंत्री बनने की योग्य है? देखिए, भारत देश विविधताओं से भरा हुआ देश है, और यहाँ कई प्रकार के, कई योग्यता वाले लोग हैं प्रधानमंत्री के रूप में, ठीक है कि नहीं? और हमारा देश जो है ये फेडरल स्ट्रक्चर वाला है, संसदीय लोकशाही प्रणाली है। इसमें सांसद चुन के जाएंगे, फिर वो अपना प्रधानमंत्री का उम्मीदवार चुनेंगे, ठीक है कि नहीं? प्रधानमंत्री का उम्मीदवार चुनेंगे। तो
ऐसे स्थिति में फिर ऐसे प्रधानमंत्री का सीधा चयन थोड़े है, नहीं, वो तो सांसद लोग चुनेंगे ना। तो मैं यदि जाऊंगा तो निश्चित रूप से मेरी पहली पसंद होगी बहन कुमारी मायावती जी, प्रधानमंत्री की उम्मीदवार। अच्छा, तो सर अभी पहले चरण के जब चुनाव होते हैं उसके बाद में 4 चरण और रहेंगे महाराष्ट्र में जी। तो प्रथम चरण के बाद में आप वापस से बीएसपी के सहयोग में लग जाएंगे? देखिए अभी तो पहले चुनाव लड़ लेते हैं जी, ठीक है कि नहीं, और फिर पार्टी और वो फिर क्या चीज़ें, वो सामने की चीज़ें हैं वो क्या होना है जी। अभी पहले चुनाव लड़ लेते हैं। अभी वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं अभी दिल्ली। सर जहाँ तक अभी तक बात हुई विरोध और समर्थन की, इसके बाद में अब अगर वापस अपने संसदीय क्षेत्र की बात की जाए तो गोंदिया और भंडारा की जनता, इनके लिए क्या मैनिफेस्टो रहेगा, क्या बदलाव करेंगे आप अगर चुन के आते हैं तो? देखिए ये लोकसभा का जो चुनाव है जी, ये सड़क नाली पुलिया, ये चावड़ी, ये समाज भवन बनाने का इलेक्शन नहीं है जी। ये इलेक्शन है देश में बदलाव के लिए, विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, जनता के विकास के लिए कानून बनाने का। मैं अगर चुन के जाता हूँ तो निश्चित रूप से मेरा प्रयास रहेगा कि ये जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी के लोग हैं, माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, इनके रोजगार की सुविधा के लिए क्या किया जा सकता है, इनको कैसे पढ़े लिखे लोगों को रोजगार मिले, उनको हाथों को काम मिले, किसानों के लिए क्या अच्छा किया जा सकता है। आज भी एमएसपी के लिए लड़ रहे हैं ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मैक्सिमम तो मांग नहीं रहे हैं भाई, मिनिमम आप मिनिमम नहीं दे सकते हैं, बातें बड़ी बड़ी करते हैं जी, ठीक है कि नहीं। तो इस पे कोई कुछ बोलता नहीं है। नेता तो हमारे यहाँ पे भी बड़े बड़े राष्ट्रीय नेता हैं, हमारे यहाँ संसदीय क्षेत्र में बड़े बड़े राष्ट्रीय नेता है भाई, ठीक है कि नहीं। लोग उनको भी देख रहे हैं, ऐसे नहीं हमको अलग से बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं, अब लोग बताते हैं कि भाई मैं ये करूँगा वो करूँगा, भाई ये सड़क है, नाला है, वो है, तो ये तो वार्ड मेंबर क्या करेंगे भाई, आमदार क्या करेगा भाई। तुम अगर ये कर लोगे और फिर ये कानून बनाने हैं, विकास के लिए रोड मैप बनाना है, युवाओं के रोजगार के लिए व्यवस्था करना है, किसानों की खाद और बिजाई और उनकी फैसिलिटी की व्यवस्था करना है, ये कौन करेगा भाई? महंगाई है, इन्फ्लेशन है, बाकी और चीज़ें हैं, आर्थिक रूप से जुड़ी हुई शिक्षा का मामला है, शिक्षा की पॉलिसी है, ठीक है कि नहीं। इस पर कौन बोलेगा भाई? स्वास्थ्य का विषय है, इस पर कौन बोलेगा भाई? आज देखिए स्वास्थ्य के क्या हाल है गोंदिया भंडारा जिले में, हैं, चरमराई हुई व्यवस्था है भाई। वो कभी वो जो कफील खान, वो किधर, वो उत्तर प्रदेश में वो मामला हुआ था, वैसा ही ठीक मामला यहाँ हमारे गंगाबाई में कितनी बार हुआ है। आप पत्रकार हैं, आप मालूम कीजिए, हैं, बहुत सारे बच्चे तो ऐसे मरे हैं, मारे गए। मैं तो कहता हूँ कि सरकारी रूप से हत्या कर दी गई है उनकी। तो ये जो चीज़ें हैं, इस पर कौन बोलेगा, कौन करेगा? एक्चुअल पॉलिसी मेकिंग के लिए, ये सब चीज़ों के लिए ये लोकसभा का चुनाव है और मैं वो काम करना चाहता हूँ। मैं जनता को भी ये कहना चाहता हूँ कि भाई ये जो चीज़ें हैं, ये तो मैं रहूँ ना रहूँ, कोई भी रहेगा तो वो होगा, बनेगा, सड़क नाला पुलिया ये तो बनेगा, बिजली का खंभा लगेगा नहीं लगेगा ऐसी बात नहीं है। पर जो मुख्य जो विषय है, मुख्य जो उद्देश्य है, मैं यदि चुन के जाऊँगा तो मैं उसके लिए संघर्ष करूँगा। मतलब आपके कोई भी चहेते उम्मीदवार नहीं है एज ए प्रधानमंत्री, या फिर जैसे अगर सबसे बड़ी अगर पार्टी देखा जाए तो बीजेपी जी, दूसरी बड़ी पार्टी कांग्रेस जी। देश में ये एक मतलब बातें फैला दी गई है कि अगर कांग्रेस आती है तो राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री उम्मीदवार रहेंगे। शुभकामनाएं हमारी, उनको पसंद करते हैं, शुभकामनाएं हमारी बन जाए। उनके सांसद चुन के आएंगे तो निश्चित रूप से राहुल गांधी बन जाए। उनके लोग अगर चुन के आते हैं तो ज़्यादा, हमें क्या दिक्कत है? उनकी पार्टी, उनका फैसला। आपने मेरी चॉइस पूछी, मैं यदि सांसद बनकर जाता हूँ, चुनकर जाता हूँ, तो भाई निश्चित रूप से मैं जिस आंदोलन में काम करता रहा हूँ तो मेरी पसंद तो मेरी नेता रहेगी, स्वाभाविक रूप से। लेकिन कांग्रेस के लोग अगर चुन के जाते हैं, कांग्रेस इतना आंकड़ा जुटा पाती है और राहुल गांधी बनते हैं, तो शुभकामनाएं हमारी अभी पहले से। गोंदिया भंडारा 2 अलग अलग जिले हैं सर जी, संसदीय सीट एक ही है। हमने जब अपना सर्वे किया, हम डिजिटल मीडिया के थ्रू जब जाते हैं जनता के बीच में, तो वो ना तो गोंदिया के किसी उम्मीदवार को जानते हैं और गोंदिया की जनता अधिकतर भंडारा के उम्मीदवारों को नहीं जानती। वो ये बोलती है कि इसे हम जानते नहीं, ये हमारे क्षेत्र में आते ही नहीं है। तो आप जैसे गोंदिया के हैं, आप गोंदिया की समस्याओं से रूबरू हैं, वैसे ही भंडारा की जनता आपको क्यों वोट दे सर? देखिए, अब सारे लोगों को जाने ये ज़रूरी नहीं है, और ये चुनाव का समय है तो हमारे लोग, सारे लोग हुकल होते हैं ऐसा नहीं है जी,
है ना, मीडिया के सामने हमेशा होकल होते हैं हमारे लोग, ऐसा नहीं है, हमारे लोगों को आदत नहीं है। मैं पिछले लगभग 26 साल से बहुजन मूवमेंट में काम कर रहा हूँ। मैं बड़े बड़े पदों पे भी पार्टी में काम करता रहा। मेरे लिए भंडारा जिला नया नहीं है और मैं भंडारा जिले के लिए नया नहीं हूँ बहुजन आंदोलन में जी। मैं तो पूरे विदर्भ में काम करता रहा, विदर्भ खानदेश में, विदर्भ और खानदेश का मैं प्रभारी रहा हूँ। मैं उधर की बात नहीं करता, मैं मेरे संसदीय क्षेत्र की बात करता हूँ। तो मैं मेरे आंदोलन में विशेष तौर से विशेषतः मैं भली भांति परिचित हूँ भंडारा जिले से, भंडारा के लोग मुझसे परिचित हैं, ऐसा कोई विषय नहीं है। उनकी क्या समस्याएं हैं, देखिए समस्या चाहे गोंदिया हो चाहे भंडारा जिला हो, समस्या बहुजन समाज में है, समस्या पिछड़े वर्ग की है, समस्या आदिवासियों की है, समस्या शेड्यूल कास्ट की है, समस्या मुसलमानों की है, बराबर है कि नहीं। तो जो समस्याग्रस्त समाज है वो चाहे भंडारा का हो चाहे गोंदिया का, समस्या एक जैसी है। जो समस्या यहाँ के समाज की है वो समस्या वहाँ की भी है। तो हमको समस्या पता नहीं है ऐसी बात नहीं है, ठीक है कि नहीं। हमारा प्रयास है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच आउट होकर अपनी बात समझाने की। सर, आपने जैसे अभी कहा कि बहुजनों की आपने बात करी, आदिवासियों की करी, मुस्लिमों की करी, तो जो जनरल तबका जो रहता है हमारे देश का या फिर हमारे संसदीय क्षेत्र का, तो वो एक तरीके से यूँ रुष्ट हो जाता है आमतौर पे कैंडिडेट्स से कि जो सिर्फ SC ST OBC की बात करते हैं, तो जनरल अपने आप को एक अलग समझता है। तो क्या आप जनरल के लिए कुछ ऐसा नहीं सोचते? भाई जनरल अलग समझता है कि जनरल है ही अलग, वो हमको अलग काट के रखता है, वो क्या अलग समझता है जी, ठीक है कि नहीं। और रुष्ट होता है तो उसमें हमको उसकी कोई चिंता नहीं है। भाई मैं ये बताइए, मैं उससे कितना भी हाथ पर जोड़ लूँ, मिन्नतें कर लूँ, आप कितने भी योग्य होंगे, अरे महात्मा फुले से लेकर बाबा साहब सब तो बताए गए है ना, तो आप कितने भी उनसे योग्य होंगे, वो आपकी योग्यता स्वीकार करने तैयार नहीं है जी। आपकी योग्यता स्वीकार करने तैयार नहीं है, वो तो अपनी सुप्रीमेसी मेंटेन करने के लिए आंदोलन चला रहे हैं, अपना आंदोलन चला रहे हैं, ठीक है कि नहीं। तो वो आपको कब आपको स्पेस देते हैं, तो हम उनके नाराज़गी और खुशी की हम क्यों चिंता करें भाई। और हम जो आंदोलन जो चलाते आए हैं और आज भी जो सामाजिक क्षेत्र में हम लोग जो काम कर रहे हैं, हम अपने समाज के उत्थान के लिए, समाज के उत्कर्ष के लिए आंदोलन चला रहे हैं। हमको फिक्र नहीं है, उनको वोट नहीं भी दिया हमको फ़र्क नहीं पड़ता, और हमको देने भी वाले नहीं है, हमको चाहिए भी नहीं, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी या हम जिसके लिए रिप्लायबल है, आंसरेबल है, हम उनकी चिंता करेंगे, हम उनके लिए काम। क्रांति की दस्तक से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई, आपने हमारी बात जनता तक पहुँचाई।